एक्सरसाइज नंबर 5.1, ठीक है। चलो देखो, पहले के कुछ क्वेश्चन सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स है ना। रीजन हमें बताना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और ये सिर्फ क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। सही क्यों है, गलत क्यों है, इसी के बारे में इसमें चर्चा पर चर्चा है। देखिए, इनमें से बोल रहा है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, आपको ये जो है वो बताना है, ठीक है। और गिव रीजन विथ योर आंसर्स, आपको अपने आंसर के साथ रीजन देना है। समझना, पहला है ओनली वन लाइन कैन पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। फॉल्स है, गलत है। कह रहा है क्या एक पॉइंट से सिर्फ एक सिंगल लाइन गुजर सकती है? क्योंकि नहीं सर, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है। जैसे ये बना दिया, 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 इनफाइनाइट, है ना। यानी क्या है, पहला पॉइंट क्या है हमारा पास में, फॉल्स है ना। पहला पॉइंट क्या है, फॉल्स है। सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो, क्या रहा है यहां पर, अगला पॉइंट हमारे पास में क्या रहा है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या दो पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है क्या? नहीं ना, एक ही गुजर सकती है। इसका मतलब सेकंड भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स। हाँ, ये ऊपर लिखते वो नीचे लिखते फिर सही होता कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है और दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारे पास में, फॉल्स हो गया। तीसरा पॉइंट कह रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। एक टर्मिनेटेड लाइन है, अगर हम इसे बढ़ाना चाहें तो क्या ये इनफाइनाइट हम लोग बढ़ा सकते थे इसको? अभी हम लोगों ने बताया कि अगर हम लाइन को टर्मिनेट ना करें तो कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। यानी एक टर्मिनेट लाइन को अगर हम बढ़ाना चाहें तो कहां तक बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में, ट्रू हो गया, ये सत्य है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इफ टू सर्कल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इफ टू सर्कल्स, कोई दो सर्कल है, आर इक्वल्स, दोनों आपस में बराबर, मान लो एक सर्कल ये है ना, इसका रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर है बेटा। एक दूसरा सर्कल ले लो, इसका सेंटीमीटर भी मान लो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं, जैसे हमने बोला एक सर्कल ये है और जस्ट इसी के ऊपर एक सर्कल कोई सा और है ना, जस्ट इसी के ऊपर एक सर्कल कोई सा और है, तो बेटा एक के ऊपर दूसरा सर्कल तभी आएगा जब दोनों का रेडियस सेम होगा, तभी तो आएगा। मान लो इसका सेंटीमीटर 3 था, इसका भी 3 ही सेंटीमीटर होगा, तभी तो बराबर आएगा। छोटा बड़ा होगा तो एक दूसरे के ऊपर कहां पाए, मान लो चूड़ी ही है, जब क्या कहते हैं माताएं बहनें चूड़ी ले जाती है तो एक चूड़ी लेके जाती है, अगर किसी का नाप नहीं पता एक चूड़ी लेके जाती है। तो जब वहां दुकान पे जाते हो तो एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी रख करके वो देखता है, उंगली से चेक करता है कि सर्कल बराबर है या नहीं है, क्योंकि उसे पता है ये वाला पोस्टुलेट कि अगर एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी एकदम बराबर से आ रही है, इसका मतलब दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो चूड़ी अगर चूड़ी आ रही है तो इसका मतलब कि ये दोनों चूड़ियां सेम साइज की हैं, तो ये भी चूड़ी माता जी को आ जानी चाहिए, ठीक है। दुकान वाला भी पोस्टुलेट पढ़ करके बैठता है दुकान पर, ध्यान रखना इस बात को, है ना। आप लोग इसलिए पढ़ लो, है ना। मान लो कभी कोई दुकान चूड़ी की करनी पड़ जाए तो क्या कहते हैं बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए, कोई आपसे अचानक पूछ ले तो ये पोस्टुलेट उनको बता देना, ठीक है, कि हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, यूक्लिडियन में। कह रहा है फिगर 5.9, इसमें तो है नहीं, है ना, इफ ए बी इज इक्वल पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल एक्स वाई। देखो ऐसे करके बना हुआ है, एक सेगमेंट ऐसे बना हुआ ए बी और एक ऐसे बना होगा हमारे पास में पी क्यू, है ना, और एक ऐसे बना होगा एक्स वाई। एनसीईआरटी में ऐसे करके बना होगा एक्स वाई। तो कह रहा है देन ए बी इज इक्वल एक्स वाई। बिल्कुल, अगर ए बी बेटा किसके बराबर है, पी क्यू के, और पी क्यू बेटा किसके बराबर है, एक्स वाई के, तो जाहिर सी बात है ए बी किसके बराबर होगा, एक्स वाई के। हमने आपको बताया था अगर ए बराबर है किसके, बी के, और बी बराबर है किसके, सी के, तो ए बराबर किसके हो जाएगा, सी के, है ना। तो पहले क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट्स थे, इसका मतलब ये ट्रू है बेटा, है ना। ये क्या आपके पास में ट्रू है, और ऊपर वाला भी क्या था, ट्रू था, ठीक है, समझ गए। तो एक क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, जिन सारे पार्ट को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। अब इसको कॉपी में आप रीजन के सहित जो है आप लिख सकते हो, पोस्टुलेट्स के एग्जांपल दे करके, नहीं तो रीजन सहित आप जो है वो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कह रहा है गिव द डेफिनेशंस, हमें डेफिनेशन देनी है, ये मस्त है, ध्यान देना। गिव द डेफिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स आपको दे रखे हैं और हमें इनकी डेफिनेशंस देनी है। ये सारे टर्म्स आप जानते हो, बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आए हो, लेकिन वापस से हम यहाँ पढ़ना है, ठीक है। समझना, एक एक टर्म की डेफिनेशन लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पैरेलल लाइन। तो देखो सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइन की डेफिनेशन देखते हैं, क्या होती है डेफिनेशन। कह रहा है लाइंस इन द सेम प्लेन, कोई बेटा लाइन है और ये क्या है, सेम प्लेन में है, दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी अगर ये एक दूसरे को कभी काट नहीं रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट डिस्टेंस, ये यहां भी देख लो डिस्टेंस इनके बीच में 2 सेंटीमीटर थी, यहां भी 2 थी, यहां भी 2 थी और यहां भी 2 थी, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट या सेम है ना। तो कह रहा है बिटवीन देम, उनके बीच में, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, है ना। समझना, देखो बुक की भाषा नहीं, अपनी भाषा समझो। मान लो कोई 2 लाइन है, बोलो हाँ सर बिल्कुल है। अगर एक दूसरे को काट नहीं रहे, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे को काट ही नहीं रहे, कहीं भी नहीं काट रहे, ऐसे नहीं हो रहा है कहीं भी, है ना, या ये दोनों आपस में कहीं जाकर के मिल नहीं रहे हैं, तो क्या कह सकते हो, ये पैरेलल लाइन है। दूसरी बात ये बोल सकते हो कि अगर 2 लाइंस के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, कितना हो, 0, जब एक दूसरे से दूर दूर है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ध्यान से हमारा इनके बीच एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में कहीं टच ही नहीं कर रहे हैं। टच कर रहे तो कोई एंगल भी बनता, जब टच नहीं कर रहे हैं तो कोई एंगल नहीं बना, इसका मतलब इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। और 0 डिग्री अगर 2 लाइन के बीच का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों बेटा कैसे हैं, आपके पैरेलल है, ठीक है। यानी 2 लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो क्या कहा जाएगा, पैरेलल लाइन। जैसे रेलवे लाइन, रेलवे लाइन कैसे होती है, पैरेलल से होती है। वो कभी तुमने देखा है 2 रेलवे लाइन ऐसे जाकर के एक साथ मर्ज हो गई हो, नहीं संभव है ना, ट्रेन तो पलट जाएगी तुरंत अगर दोनों एक साथ जाकर के मर्ज हो जाएंगी। तो 2 लाइन जो आपस में कभी भी मर्ज नहीं होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। मेरी बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। अगला है, ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर क्या होती है बेटा, कह रहा है 2 लाइंस दैट इंटरसेक्ट, है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी मान लो एक लाइन बेटा कोई सी ऐसी बन रही है, ऐसी, और दूसरी ऐसी बन रही है, एक दूसरे को कितने एंगल पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर एक लाइन तो ये थी ए और ये थी बी और ये थी पी और ये थी क्यू, आप बोलोगे सर ए बी लाइन पर पी क्यू परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो। अगर कोई लाइन एकदम सीधा सीधा कट कर रही है तो हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग बोलते हैं लंबवत, क्या बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं, है ना। फिर से समझना, 2 लाइन है, एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। समझो, जैसे मान लो आप क्या कहते हैं, बाइक से ऐसे जा रहे हो इस रास्ते से, है ना, ये आपकी हायाबुसा वाली बाइक है, आप इस हायाबुसा वाली बाइक से जो है जा रहे हो, ये तो भैंसा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप ऐसे जा रहे हो और अचानक से कोई इधर से ऐसे निकल पड़े, तो आपको इसने कितने एंगल पर ठोका, 90 पे। तो आप ये क्या कह सकते हो, एकदम सीधा यानी परपेंडिकुलर जाकर के आपको ठोक दिया, ठीक है। तो मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर, है ना, क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक, ओके। तीसरी बात है लाइन सेगमेंट। कह रहा है अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी एक कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका एक फिक्स पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अलाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, अलाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे अपने जीवन का सबसे बर्बाद पल बताओ जब तुम सबसे बर्बाद हुए थे या सबसे बर्बाद महसूस किए थे, तो उसको क्या बोलोगे, जब उससे दोस्ती हुई थी, आपस में दोस्तों का नाम ले लेना, है ना। तो एक सेगमेंट की बात हो रही है, सेगमेंट मतलब पूरी लाइफ के बारे में नहीं बात कर रहा है, उस पार्ट, उस ऐसे मनहूस पल को बताओ जब तुम सबसे बर्बादी अपना एहसास किए थे, है ना। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, जब उससे हमारी दोस्ती हुई थी तब की बात, समझ गए, ओके। अगला ध्यान देना, अगला है रेडियस ऑफ द सर्कल, सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियस। रेडियस क्या, जैसे मान लो एक सर्कल है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि सर सेंटर से सरकमफ्रेंस को जोड़ने वाली लाइन, रेडियस जो है यहां सेंटर से
सरकमफ्रेंस यानी इस बाहरी दीवार को जोड़ने वाली लाइन जो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। और रेडियस कौन नहीं जानता ये बताओ, बच्चा बच्चा जानता है रेडियस किसे कहते हैं, है ना। रेडियस त्रिज्या, कोई बोले 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या का सर्कल बनाओ तो तुम्हें 4 सेंटीमीटर से नाप लोगे और यहीं से मस्त ऐसे बना दोगे। तो रेडियस तुम्हें पता है, लेकिन अब इसमें पढ़ना है आपको, है ना। कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ एनी पॉइंट ऑफ इट्स आउटर बाउंड्री। यहां से यहां कर लो, यहां से यहां ले 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 लो, सब जगह रेडियस क्या होगा बेटा, बराबर, है ना। जैसे आपकी साइकिल की तीली जो होती है वो ध्रुव से लेकर के बाहर तक जो है वो उनका रेडियस वो एक बराबर होती है, सेम होती है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रेडियस। यानी साइकिल की जो तीली है वो क्या है, रेडियस को शो करता है। ठीक है, समझ गए। अगला है स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आजा। स्क्वायर, स्क्वायर क्या कहता है, अ फोर साइडेड क्लोज्ड शेप, एक चारों तरफ से क्लोज्ड शेप होना चाहिए, है ना। एक चारों तरफ से क्या होना चाहिए, क्लोज शेप होना चाहिए। ऑल साइड इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल साइड कितना होना चाहिए बेटा आपके पास में, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल कितने होने चाहिए आपके, 90 होने चाहिए। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। मेरी बात है समझ में। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे A4 साइड है, यहाँ पे A4 इक्वल साइड्स होना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो सारे साइड्स क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, नहीं तो रेक्टेंगल भी तो बन सकता है। अब देखो ये भी तो बेटा 4 साइड से बराबर ही है, क्या 4 साइड ही तो है, इंटीरियर एंगल इसका भी तो 90 ही तो है बेटा, और कुछ है नहीं ना। बस इसमें क्या है, चारों साइड इक्वल होती है, इसमें जो है वो दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती है और पैरेलल होती है, समझ गए। तो अगर कोई पूछेगा स्क्वायर क्या है तो आप क्या बोल सकते हो, आ 4 इक्वल साइड क्लोज्ड शेप, 4 बराबर भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्रफल जिसका आंतरिक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखो समझना, पोस्टुलेट और एक्सियोम से ही इसको हमें आगे ध्यान देना है। देखिए ये क्या रहा है कि कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स, है ना, एक और दो आपको पोस्टुलेट जो है वो दे रखे हैं, है ना, गिवन बिलो, नीचे दे रखे हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या कह रहा है, पहला पोस्टुलेट कह रहा है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कोई दो बेटा डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखा है ना, कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हमको दे रखा है, ठीक है। कंसीडर एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो हमें पॉइंट दे रखा है, ए एंड बी। क्या नाम है इसका, ए नाम है, और इसका क्या नाम है बेटा, बी नाम है। फिर उसके बाद कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच, अब कोई तीसरा पॉइंट सी है, लेट सपोज यहां मान लो या कहीं मान लो, तुम्हारी मर्जी, है ना। ये सी हमने मान लिया, है ना, विच इज बिटवीन ए एंड बी। अच्छा ये ए और बी के बीचों में है, ठीक है। ये कहां पर है, ए और बी के बीचों बीच में सी है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इसको आओ हम लोग यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं बेटा, ऐसे मैच कर ले रहे हैं। अगला हमारे पास में पोस्टुलेट क्या कह रहा है, कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, है ना, यानी एक पॉइंट ये है ना, देयर आर नॉट इन सेम लाइन, जो कि सेम लाइन बने। कोई 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये मान लिया बेटा, एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया, इसको ए मान लो, इसको आप बी मान लो, और इसको क्या मान लो, आप सी मान लो, जो कि एक सेम लाइन में नहीं ऐसे बना सकते हो, या एक जो है वो आप ऊपर बना सकते हो। अब पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डू दिस पोस्टुलेट हैव do this postulate have containing any undefined term, क्या इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म है। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है अनडिफाइंड टर्म। जैसे हमें पॉइंट के बारे में नहीं बताया गया है कि पॉइंट कहां पर है या पॉइंट कैसा है, तो बोलोगे यस सर, अभी लिखाते हैं, यस है, क्या है सर, पॉइंट अनडिफाइंड टर्म है, जिसके बारे में इसमें अच्छे से डिटेल में हमें नहीं बताया गया है कि पॉइंट क्या है, बट हमें बता दिया गया कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, उसके बारे में हमें और डिटेल में नहीं बताया गया। आप क्या बोलोगे सर, पॉइंट्स कहाँ कहाँ बनाने हैं या कैसे कैसे है, पॉइंट अनडिफाइंड टर्म हमारे पास में है। दूसरा, लाइन भी क्या है हमारे पास में, अनडिफाइंड टर्म ही तो है, हमें लाइन ही नहीं बोला गया है। अच्छा इसने बोला पॉइंट तो है, लेकिन हमसे बिल्कुल इसने नहीं बोला है कि ये ले लो और ऐसे सीधी लाइन बनाओ, ऐसे सीधी लाइन बनाओ।
या ना तो हमें पॉइंट्स के बारे में बताया है, ना ही हमें किसके बारे में बताया है, लाइन के बारे में बताया है। बस हमें खाली दे दिया कि भैया पॉइंट ये ऐसा ऐसा है और इनके बीच में जो है एक पॉइंट सी है। ना तो लाइन के बारे में बताया गया इसमें, ना ही हमें किसके बारे में बताया गया है, पॉइंट के बारे में बताया गया है, ना ही इसके कोऑर्डिनेट्स बताए गए हमें। तो बहुत सारे इसमें अनडिफाइंड टर्म्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, हाँ है, बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर ये आप लिख सकते हो। ठीक है, समझिएगा। अच्छा, दूसरा कह रहा है आर देयर पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, यानी देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब कभी दो लोग अलग अलग बातें बताएं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पहले वाले में समझना, पहले वाले में बोल रहा है पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है और पॉइंट सी यहाँ पर है। ए, बी और सी ऐसे है। और दूसरे वाले पॉइंट में कह रहा है ए यहाँ पर है बेटा, बी यहाँ पर और क्या है, सी यहाँ पर है। यानी ए ऐसे है, हमारा बी ऐसे है और सी ऐसे है। तो दोनों अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। इसका मतलब दोनों बातें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। अगर एक दूसरे से डिपेंड नहीं है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। यानी इसका मतलब हाँ बिल्कुल ये क्या है? आपके कंसिस्टेंट हैं। फिर लिखा है डू दे फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन, क्या ये कोई यूक्लिड की पोस्टुलेट को बताते हैं? हाँ, ये किसी यूक्लिड की पोस्टुलेट को तो नहीं बताते हैं, लेकिन एक्सियम्स को बताते हैं। एक्सियम 5.1 को ये डिफाइन करते हैं कि कैसे, ये आपको याद है ये वाला कि यूनिक लाइन वाला याद है कि जब दो पॉइंट्स होते हैं, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन खींची जा सकती है। हाँ, अगर एक पॉइंट से बात करें तो इससे जो है वो इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। तो एक्सियम 5.1 दिस इज, है ना, ये एक्सियम 5.1 है। बाकी आंसर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जो डिफाइन किया गया है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब सुनो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है ना, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, यानी बेटा कोई लाइन है, ये मान लो हमारे पास में पॉइंट ए है, ये हमारे पास में बेटा पॉइंट क्या है? बी है। और कह रहा है जो पॉइंट सी है ये इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है ना, है ना, देखो लिखा हुआ है पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट सी जो है वो ए और बी के बीच में कहीं पर लाई कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है सच दैट, ये इस प्रकार से है दैट ए बी बराबर बी सी, ए बी किसके सॉरी ए सी बराबर बी सी, है ना, ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, देन प्रूफ, तो आपको प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल 1/2 ए बी, यानी ए सी जो है वो 1/2 ए बी के बराबर है। एक्सप्लेन बाय द ड्रॉइंग द फिगर, है ना, फिगर मैंने आपको ये बना के दिखा दिया है। अब हमें लिखना क्या है? गिवन। हमें सवाल में दे क्या रखा है, देखो समझना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर, जो हमारे पास में गिवन है। गिवन में क्या लिखा हुआ बेटा? सबसे पहले लिखा हुआ है ए सी बराबर बी सी। क्या लिखा हुआ बेटा? ए सी बराबर क्या लिखा हुआ है? बी सी लिखा हुआ है। ठीक है, अब सुनो, हमें प्रूफ क्या करना है। मैं आपको तरीका बताता हूं, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप फंस जाओ, ज्योमेट्री वगैरह में काफी काम आता है। मान लो लिखा हुआ है, आपको प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल 1/2 बी सी, प्रूफ करना है ना बेटा। तो ये 2 इधर जाएगा, ये 2 कहां जाएगा? इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AC इज इक्वल क्या हो जाएगा? BC। इसका मतलब हमें 2AC लेकर के आना है। हमें क्या लेकर आना है? 2BC लेकर के आना है, 2AC लेकर के आना है। और यहाँ पे कितना AC हमारे पास में? सिर्फ एक AC है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ऐड क्या करेंगे? ऐड AC इन बोथ साइड, ऐड AC इन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हमें क्या ऐड कर देना है बेटा? AC ऐड कर देना है ना, बाय द रूल, है ना, बाय द, याद करो एक्सियोम और पोस्टुलेट में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वल्स आर एडेड बोथ, यानी अगर हम बराबर दोनों साइड में कुछ ऐड करते हैं तो होल्स आर इक्वल, है ना, इक्वल्स आर एडेड बोथ, तो होल्स भी क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर मान लो ए लिखा है, अगर इसमें हम लोग 2 ऐड कर दें, है ना, और ये बी लिखा हो इसमें भी हम 2 ऐड कर दें, तो अभी भी क्या रहेगा? ये बराबर रहेगा, चेंज नहीं होगा। इक्वल्स आर एडेड बोथ आर इक्वल्स, है ना। तो क्या लिखेंगे? बाई एक्सियोम पोस्टुलेट वाला जो था, है ना, क्या था हमारे पास में? इक्वल आर एडेड बोथ साइड होल्स
होल्स आर इक्वल, है ना। तो क्या होता है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो होल्स भी हमारे क्या होते हैं बेटा, इक्वल ही होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। तो दोनों साइड में हमको बेटा ऐड क्या करना था, हम लोगों ने अभी देखा दोनों साइड में हमको ऐड करना है AC। तो देखो ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट ही समझ लो, AC पहले से लिखा हुआ था, हम लोगों ने एक AC इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इधर बेटा क्या लिखा हुआ है, BC लिखा हुआ है, एक AC हम लोगों ने अपनी तरफ से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो हमने यहाँ पे AC और AC ऐड कर दिया, तो कितना हो गया बेटा हमारे पास में, 2AC हो गया, इज इक्वल। अब एक बात बताओ, BC प्लस AC, समझना ये लिखा हुआ है BC और ये क्या लिखा हुआ है, AC। क्या हम AC प्लस BC या CB, AC प्लस BC अगर करेंगे तो क्या हमें AB मिल जाएगा। मान लो यहां से यहां तक है 2 सेंटीमीटर, लेट सपोज यहां से यहां तक है 2 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे पूछूं सर A से लेकर के B तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तब क्या बोलोगे, 4 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, इसको उठाया और इसको उठाया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया ना। इसका मतलब फिर से समझ लो एक बार, जैसे मान लो हमारे पास में एक ये लाइन था, है ना, ऐसे करके बेटा ये था A, ये था क्या हमारे पास में बेटा B, और बीच में क्या हमारे पास में C है। हमने कहा कि हमको यहां तक जाना है, तो आपने बोला सर अगर आपके पास ये डिस्टेंस है मान लो 2 सेंटीमीटर है, फिर आपने कहा सर अगर आपके पास फिर से डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, तो अगर कोई पूछेगा A से लेकर के B तक की डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सर 2 और 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो AB बताया, हमने जो ये AB बताया, ये बताया कैसे, AC प्लस BC या AC प्लस CB, यानी AC प्लस चाहे BC लिख लो चाहे CB लिख लो, बात एक ही है। यानी अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये, इसकी जगह पर हम क्या AB लिख सकते हैं भाई, अभी हमने आपको चित्र से समझाया, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB जो है वो आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आया था AC तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, यहाँ पर 2AC लिख लिया, इज इक्वल बेटा जो BC प्लस AC है, देखो ये तो लिखा हुआ है BC प्लस AC, यही तो लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा AB लिख सकते हैं, बस सॉल्व हो गया। अब AC को यहीं रोक लो, इज इक्वल ये जो 2 है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AB बाई का 2, या तो उसको ऐसे लिख दो AC इज इक्वल 1/2, बाहर निकाल लो, इनटू का क्या लिख दो यहाँ पर AB लिख लो। और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा था कि हमें ये जो है वो सॉल्व करना है, ठीक। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो हम बताएं। देखो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, देखिए समझिएगा। कह रहा है कि इन अ क्वेश्चन नंबर 4, जो भी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 किया, पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। पॉइंट C को हम लोगों ने मिड पॉइंट माना था। मान लो ये हमारे पास में एक लाइन थी दैट इज कॉल्ड AB, इसको हम लोगों ने क्या बोला था बेटा, AB बोला था, और इसका जो मिड पॉइंट है इसको हम लोगों ने क्या माना था, C माना था, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट का जो C था ये मिड पॉइंट था। अब कह रहा है आपसे कि प्रूव दैट, या प्रूव करो दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यानी अब आपको ये प्रूव करना है कि इस लाइन सेगमेंट पर सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट रह सकता है, एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं रह सकता है। तो हम लोग को अगर ये प्रूव करना है तो पहले हम लोग क्या मान लें, आओ मान लें कि सर C और D 2 मिड पॉइंट हैं, मान ले रहे हैं, अभी गलत आ जाएगा बाद में तो हमें पता चल जाएगा कि गलत है, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लें कि C एंड D, है ना, मानेंगे यहाँ पे, लेट माना C एंड D आर मिड पॉइंट, C एंड D आर मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, है ना। लाइन AB सेगमेंट का जो C और D है ये क्या है हमारे पास का बेटा, मिड पॉइंट है। अब जैसे हमने मान लिया, हमें इसको गलत प्रूफ करना है, जब ये गलत प्रूफ कर ले जाएंगे तो पता चल जाएगा कि देखो वैसे जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि अगर एक कोई लाइन है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट हो सकता है, 2 मिड पॉइंट कैसे होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा, लेकिन हमको उसको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। हाँ C और D 2 मिड पॉइंट है, इसको गलत प्रूफ करने जा रहे हैं। अगर हमें गलत प्रूफ कर ले जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ जाहिर सी बात है पॉइंट नहीं होता है। हाँ, जैसे जब किसी को गलत प्रूफ करना होता है तो पहले अपने आप को गलत प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ मैं ही गलत हूँ, है ना, पहले आप हार मान लो मैं ही गलत हूँ।
फिर लास्ट में पता चलेगा कि अगर वो चीज़ प्रूफ हो गई कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ, तो इसका मतलब सामने वाला जो है वो गलत है। तो पहले हमने बोल दिया कि हाँ चलो तुम सही हो, सी और डी दो मिड पॉइंट है। अगर ये प्रूफ हो जा रहा सी और डी मिड पॉइंट है तो समझेंगे तुम सही हो, और अगर ये नहीं प्रूफ हुआ है तो समझेंगे हम सही हैं। ठीक है, आप प्रूफ करते हैं फिर आपको पता चलेगा। क्या लिखा बेटा हम लोगों ने कि सी और डी क्या है बेटा आपके पास में मिड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा वैसे एक्चुअल में जो है वो सी ही मिड पॉइंट है आपका। हम लोगों ने ये बोला कि भैया जो ए बी है हमारे पास में उसका जो है सी डी मिड पॉइंट है, लेकिन आप कह सकते हो सर एक बात है, अगर इफ सी इज मिड पॉइंट, बेटा अगर सी जो है वो आपका मिड पॉइंट होता पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, अगर सिर्फ हमारे पास में क्या होता है सर, अगर C ही हमारे पास में ऐसा मिड पॉइंट होता, बेटा सही सही बताना, अगर C ही मिड पॉइंट होता तो क्या हम ऐसे लिख सकते थे, C था है ना, ऐसा हम लोगों ने प्रूफ किया था 2AC इज इक्वल का क्या प्रूफ किया था यहाँ पर, ऐसे लिखा था ना AB प्लस हाँ AC, ऐसे लिखे थे AC प्लस का BC। फिर हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था कि 2AC इज इक्वल का क्या लिख दिए थे, इसको हम लोग AB लिख दिए थे बेटा। तो इसका मतलब हम लोगों ने AC बराबर क्या प्रूफ किया था, 1/2 AB। ये हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया हुआ है कि अगर C ही मिड पॉइंट है तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमने ये इसको प्रूफ कर रखा है, प्रूफ कर रखा ना बेटा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब ये कह रहा है कि अगर बेटा सुनो, इफ अगर D इज मिड पॉइंट क्या होता, अगर बेटा हमारे पास में D क्या होता, मिड पॉइंट होता, तो बेटा हम लोग क्या कह सकते थे कि सर AD क्या AD है ना बराबर DB या BD के, ऐसे बोल सकते थे बेटा। AD बराबर क्या हो सकता था, हम लोग BD के बराबर बोल सकते थे अगर D क्या होता हमारे पास में मिड पॉइंट होता। यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे कि जो AD होगा ये बराबर होगा 1/2 किसके बेटा, BC के, 1/2 BC के बराबर होगा अगर D हमारे पास में मिड पॉइंट होता तो, है ना। ये इक्वेशन नंबर आप 2 मान लो बेटा, ये इक्वेशन नंबर हम लोगों ने क्या मान लिया, 1 मान लिया। और हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर दो चीज किसी के बराबर है, याद करो वो एक्सियोम, AB बराबर अगर BC के है और BC बराबर अगर CA के है, तो हम लोग बोल सकते थे AB और CA क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखो हाफ BC के बराबर यहाँ पर AD है और हाफ AB के बराबर में, एक मिनट यार, BC AB के कैसे, AB लिखना चाहिए ना मुझे, मैंने क्या लिख दिया, ओहो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हमको क्या लिखना चाहिए, BC नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए AB, माफ करो, हाँ 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 सॉरी माफ करना, ठीक कोई नहीं कोई नहीं ठीक। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं AD इज इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ AB, है ना। अब यहाँ पे देखो हाफ AB के बराबर AC भी है और हाफ AB के बराबर क्या है, AD भी है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर AC बराबर किसके हो जाएगा, AD के हो जाएगा। क्या ये सच में पॉसिबल है कि AC बराबर AD के, है ना, AC बराबर AD के, क्या बेटा सच में पॉसिबल है कि AC जो है वो AD के बराबर हो जाए। भाई AC तुम्हारा यहां से लेकर के यहां तक है और AD तुम्हारा यहां से लेकर के यहां तक है, ये डिस्टेंस इतनी, ये डिस्टेंस इतनी है, तो दोनों एक बराबर कैसे हो सकता है। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि चूंकि रियल में बेटा AC इज नॉट इक्वल टू AD, AC जो है वो AD के इक्वल नहीं है, दैट इज वाई, इसी कारण, है ना, दैट इज वाई, इसी कारण अ लाइन हैव ओनली वन मिड पॉइंट, ओनली वन मिड पॉइंट, की लाइन के पास सिर्फ क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है, एक के अलावा मिड पॉइंट नहीं होता है। देखो सुन, देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक चित्र दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, क्या रहा है, इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल BD, AC जो है ये देखो ये बना हुआ यहां से यहां तक का AC है ना, ये C है ये A है, AC बराबर किसके हैं बेटा, आपके BD के, ये लिखा हुआ है B और ये क्या लिखा हुआ है आपका D, है ना। तो हम लिख ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर AC जो है वो बराबर है किसके बेटा, BD के बराबर है। तो कह रहा है आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, AB बराबर होगा CD के, क्या प्रूफ करना है बेटा, AB बराबर होगा
CD के। तो हम एक काम करते हैं, पूछो क्या काम करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख ले रहे हैं। अब AC की वैल्यू निकाल लो और किसकी वैल्यू निकाल लो, BD की वैल्यू निकाल लो। दोनों वैल्यूज निकाल के रख दो, आपस में कट कटा जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब एक बात बताना बेटा, है ना, अब बताओ हम AC को क्या लिख सकते हैं। ये जो AC है बेटा, ये AC है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर, AB प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। भाई यहां से यहां तक हमें डाटा पूरा निकालना है। आप कह दो सर यहां से यहां जोड़ लो, मान लो 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां जोड़ लो 2 सेंटीमीटर, टोटल हमें मिल जाएगा हमारा डाटा AC के बारे में। तो AC को बेटा हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं AB प्लस क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं ना बेटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। अब आ जाओ BD की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। BD की वैल्यू बेटा हमारे पास में क्या आ सकती है, BD की वैल्यू मिटा के दिखाएं आपको, ये है हमारे पास में B और ये हमारे पास में क्या है, D। तो BD अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं सर BC प्लस CD लिख सकते हैं ना बेटा। 2 ये मान लो, 2 ये मान लो, या 3 मान लो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सर BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं BC, क्या लिख सकते हैं बेटा, BC प्लस का क्या लिख सकते हैं हमारे पास में CD लिख सकते हैं, BC प्लस का CD लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो हम ऐसे बोलेंगे कि पुटिंग द वैल्यू, क्या लिखेंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है, AC एंड BD फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यानी सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से वैल्यूज निकाल के हमें पुट करना है। ठीक है, आ जाओ बेटा, AC की जगह हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पर AC की जगह हम लोग दे रहे हैं BC प्लस AD। पहले इक्वेशन लिख दे बेटा, ये हमारे पास में इक्वेशन लिखा है, AC इज इक्वल का क्या लिखा हुआ है, BD हमें दे रखा है। अब अच्छा एक मिनट, BD लिख दे, माफ करना, AC प्लस का यहाँ पे BD हो गया, ठीक है, बराबर है। अब AC की वैल्यू क्या लिखा है, AB, क्या लिखा है बेटा, AB, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, BC लिखा हुआ है, इज इक्वल का BD की वैल्यू बेटा क्या लिखी हुई है, BC, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस का CD लिखा हुआ है ना। अब देखो BC इधर भी है, BC इधर भी है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस का BC यहीं रोक लो और इसको इधर लेके आ जाओ, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में बेटा, BC इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, CD। तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा AB इज इक्वल का क्या बचेगा बेटा, CD, AB इज इक्वल का CD। और हमें यही जो है वो प्रूव करना था कि AB क्या CD के बराबर है या नहीं। चले नेक्स्ट देखो, अगला हमारे पास में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है, why is axiom 5 in the list of the Euclid's axioms considered as a universal truth। जो एक्सियोम 5 है इसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहा जाता है ना। एक्सियोम 5 आप लोगों को शायद याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आगे लिखा हुआ नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट टू द फिफ्थ पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट से नहीं, एक्सियोम से है। एक्सियोम जो पूरी दुनिया में हर जगह सत्य माने जाते हैं, सही होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियोम्स बोलते हैं, समझना। क्वेश्चन नंबर 5 वाला एक्सियोम ये कहता है भैया कि होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। मान लो ये पिज्जा हमने खरीदा, है ना, अब पिज्जा हमने खरीदा और पिज्जे का ये वाला पार्ट निकाल करके हमने अलग कर दिया यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ये जो हमारा पिज्जा बड़ा वाला है इससे, है ना। या मान लो आपने डेयरी मिल्क लिया, लेट सपोज ये आपने एक डेयरी मिल्क ले लिया, है ना, ये मैं एक डेयरी मिल्क बना दे रहा हूँ, कुछ चुराना मत, है ना, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 10, ये पता है 40 वाला डेयरी मिल्क है, नहीं 10 नहीं रहता और कम रहता उसमें, फिलहाल जाने दो। अब मान लो ये है, आपने ये हिस्सा तोड़ के अपने किसी प्रिय को दे दिया, ये हिस्सा आपने तोड़ के अपने किसी प्रिय को दे दिया, तो टोटल पार्ट कितना था 10, इसमें से दिया कितना उसको 1, बाकी 9 खुद खा गए। तो आप ये कह सकते हो ना कि होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। वो तुम्हें पटक के मारेगी तब पता चलेगा कि हाँ ज्यादा तुम ही खाए हो। आ रही बात समझ में? तो हमेशा ध्यान देना, होल जो होता है ये पार्ट से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो ये आपके पिताजी है ना, ये मान लो आपके पिताजी, यार पिताजी को अच्छे मैं आपके पिताजी को बढ़िया बनाऊंगा, है ना, किसी भी पिताजी हो सकते हैं बेटा, ये मान लो पिताजी है, ठीक, हाँ जो भी है ये मान लो पिताजी हैं, ठीक है।
अब आप ये सोच, पिताजी का पेट थोड़ा बाहर आना चाहिए यार, हैं? है पिताजी बेटा ऐसे ही होते हैं। ये मान लो पिताजी हैं, ठीक है, और ये अलती पलती मार के बैठे हुए हैं, ठीक। अब तुम पिताजी से अगर पैसे मांगने जाओगे बेटा, चुप रहे, अगर मान लो पापा से पैसे मांगने जाओगे, पापा ने तुमको अगर पैसे दे भी दिए, अगर मान लो पापा ने तुमको पैसे दे भी दिए, तो क्या तुम पापा से पैसे लेके पापा से अमीर हो जाओगे? नहीं हो पाओगे ना, हमेशा पापा ही क्या रहेंगे, अमीर रहेंगे। तो अब ये समझ सकते हो कि होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जो होल है ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा अपने छोटे से पार्ट से। तो यही हमारा फिफ्थ वाला एक्सियोम कहता है कि जो होल होता है ये हमेशा पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे एक घर है, पूरा घर एक होल है, और कमरा उसका क्या, एक छोटा सा पार्ट है। तो कमरा हमेशा घर से छोटा ही होगा ना, ऐसा थोड़ा ना है कि घर से बड़ा कमरा हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। समझ में आई बात? ये चैप्टर भी होता है हमारा समाप्त।